नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में। मैं हूं प्रियंका उपल। हर बार की तरह इस बार भी कोशिश होगी ताकि हमारे फीमेल व्यूअर्स को मिल सके एक सही दिशा, ताकि वो अपने लिए चूज कर सके राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। और आज हमारे साथ होंगे जयंत पाय, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए, इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक बार बता दें कि अगर आप इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना सवाल हम तक भेजना चाहते हैं, तो आपको हमें एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए सवाल भेजना होगा। तरीका बेहद आसान है। अपना सवाल लिखें, उससे पहले हमारा कोड SHG लिखें और इसे भेजें 57575 पर, या फिर आप अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए SHG@znetwork.com पर भी भेज सकते हैं। और आज के शो की पहली कॉलर रत्ना है हमारे साथ। रत्ना पाटिल जुड़ी हुई हैं थाने से, इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। जी रत्ना जी, पूछे अपना सवाल। हेलो जी रत्ना जी, अपना सवाल पूछे। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैंने बहुत सारे मतलब कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे HDFC इक्विटी फंड, SBI मैग्ना टैक्स स्कीम, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर, HDFC टॉप 200, Reliance Growth Fund, and then SBI Magnum Sector, Sundaram BNP Paribas, and also I have taken some LIC policies like Birla Sun Life Children Dream Plan, Jeevan Mitra, Jeevan Sathi, Money Plus, Jeevan Saral Pension Plan and LIC Wealth Plus. जी, तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या सही है, और अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो क्या करना चाहिए? जी चलिए आपके इस पोर्टफोलियो पर राय ले लेते हैं जयंत जी से। जयंत जी, अच्छा तो बहुत लगता है, 2 पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है। हर महीने लगभग ये 15 से 20 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा बीमा पॉलिसीज भी इन्होंने अच्छी खासी ले रखी हैं, लेकिन क्या किसी बदलाव की जरूरत देख रहे हैं आप? रत्ना जी, मुझे लगता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा ही फंड्स लेके रखे हैं और इनमें से बहुत सारे फंड्स हैं जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जितने भी SIPs हैं उसमें से आप ये जो मैं नाम दे रहा हूँ वो आप इमीडिएटली बंद करें। वो एक है रिलायंस पावर, दूसरा रिलायंस ग्रोथ, SBI कॉन्ट्रा, HDFC टॉप 200, SBI टैक्स गेन और सुंदरम सिलेक्ट फोकस। अभी इसमें HDFC टॉप 200 एक अच्छा फंड है, लेकिन क्योंकि आपके पास HDFC इक्विटी फंड ऑलरेडी है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये आप SIP बंद करें इसमें। और दूसरा आपका SBI टैक्स गेन एक ELSS फंड है जिसमें आपको सेक्शन 80C के तहत बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपके पास इतने इंश्योरेंस पॉलिसीज है और जिसका प्रीमियम जो आप देते हो वो जो इसका 1 लाख का जो लिमिट है वो ऑलरेडी उसके ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ELSS फंड का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आप बंद करें। और जब आप ये SIPs बंद करोगे तो अराउंड 18,000 रुपीज़ आपके पास फ्री अप हो जाएंगे। तो ये 18,000 आप 3 अलग अलग फंड्स में SIPs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है HDFC इक्विटी फंड जो ऑलरेडी आप 2,000 पर मंथ लगा रहे हो, उसमें आप 6,000 ऐड कीजिए तो टोटल 8,000 पर मंथ हो जाएगा। सेकेंड है बेंचमार्क CNX 500 फंड जो एक इंडेक्स फंड है, उसमें 6,000, और बिरला मिड कैप फंड में 6,000 रुपीज़। आपका जो LIC पॉलिसीज है ज़्यादातर एंडोमेंट पॉलिसीज है, जैसे जीवन मित्र, जीवन साथी, जीवन सरल और एक पेंशन प्लान है। तो ये आप एंडोमेंट प्लान जो है वो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो डेट इन्वेस्टमेंट का जो कंपोनेंट है इसके थ्रू हो जाएगा। लेकिन जो इक्विटी लिंक्ड यूलिप्स है जैसे मनी प्लस और वेल्थ प्लस, वो आप अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करके वो इक्विटी फंड्स में वो पैसा लगा सकते हो। जी, तो चलिए, यानी रत्ना जी सिर्फ थोड़े बहुत बदलाव की नहीं, काफी सारे बदलाव की जरूरत होगी। और जैसा कि जयंत जी ने कहा कि आपको जरूरत है कि कुछ फंड्स के SIP आप बंद कर दें। इन फंड से निकला है रिलायंस पावर, रिलायंस ग्रोथ, SBI कॉन्ट्रा, HDFC टॉप 200, SBI टैक्स गेन, सुंदरम सिलेक्ट फोकस SIP से आप बाहर निकले और अपने पोर्टफोलियो को इस अकॉर्डिंग डिजाइन करें। LIC की कुछ भी पॉलिसीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि बेंचमार्क CNX 500 और बिरला सन लाइफ मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अगली कॉलर है हमारे साथ, अपराजिता शर्मा हैं। पूछिए अपना सवाल अपराजिता जी। ओके, थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चंस। आई जस्ट वांट टू नो कि मैं कुछ ऐसे 20 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ सो दैट आई गेट अ कॉर्पस ऑफ 5 crores, क्योंकि मैं और मेरे पति वी आर प्लानिंग कि आफ्टर रिटायरमेंट लाइक नो वी आर गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ थिंग। सो आई जस्ट वांट टू हैव योर सजेशन ऑन दिस।
चलिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न भी है जयंत जी। टारगेट पहले से ही डिसाइडेड है, 20 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग और उसके बाद एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं अपराजिता जी, और चाहती हैं कि 5 करोड़, एक बड़ा अच्छा खासा कॉर्पस है ये, कैसे इकट्ठा हो, किस तरह से प्लान करें? Aparajita, since your horizon is a long term, that is 20 years, I think equity diversified funds are the best vehicle. Now within that I have done 3 different scenarios. For example, if you earn a return of 10% per annum, 12% per annum or 14% per annum, then accordingly you will have to invest different amounts each month. So conservatively, if you earn only 10% per annum for 20 years, then you should invest 66,000 rupees per month. At 12% it will be 51,000 and at 14% it will be 39,000 per month. Now in case we choose the 66,000 option, then you can invest 11,000 per month in 6 different funds. My choice would be Benchmark CNX 500, Fidelity Equity, Franklin Blue Chip. Now all these 3 are more large cap oriented funds. In addition, you can have 3 mid cap oriented funds such as ICICI Dynamic, Birla Mid Cap and IDFC Premier Equity, and you can review your portfolio every 2 years. जी चलिए, तो अपराजिता जी, आपको यहाँ पर 3 सिनारियो बताया जयंत जी ने, जैसे कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अगर 10% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो आपको मिनिमम 66,000 हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे, और आप 6 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 6 फंड्स आपको स्क्रीन पर दिखाया हमने। इन 6 के 6 फंड्स में आप 11,000 हज़ार की SIP लेकर अपने इस टारगेट तक का पहुंच सकती हैं। और अब सुनीता सिंह हमारे साथ अगली कॉलर फोन लाइन पर बनी हुई है। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा वो क्वेश्चन है कि ये टर्म लेना चाहिए, टर्म उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, LIC की अलग ये दूसरी है जी, एक्सीडेंट केस में जी होती है। सुनीता जी, जो आपने सवाल जो आपने ईमेल के जरिए भेजा, वो ये जानना चाहती थी आपकी एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहती हैं, और टर्म इंश्योरेंस लें या फिर पर्सनल एक्सीडेंशियल पॉलिसी, इनमें कंफ्यूज हैं सुनीता जी, और जानना चाहती हैं जयंत जी कि कौन सी बेहतर होगी। हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, कौन सी बेहतर होगी? सुनीता जी, मुझे लगता है कि अगर हो सके तो दोनों ले, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग अलग है। अभी टर्म इंश्योरेंस और एक्सीडेंट दोनों में आपको अगर डेथ हुई तो आपके नॉमिनीज को पैसा मिलेगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में अगर आपकी डेथ नेचुरल कॉजेज जैसे ओल्ड एज या डिजीज इससे हुई तो भी मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट से हुई तभी भी मिलेगा। लेकिन एक्सीडेंट इंश्योरेंस में अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से हुई तभी आपके नॉमिनीज को मिलेगा, नहीं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। प्लस एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बेनिफिट है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट के कारण आप डिसेबल्ड हो या अपंग हो जाए, चाहे वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो या टेम्पररी डिसेबिलिटी, तो आपको एक सर्टेन फिक्स्ड पीरियड, जैसे 1 साल या 1.5 साल, हर हफ्ते आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देती रहेगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि दोनों अगर आप ले तो अच्छा है। अगर आपको कंबाइन करना है तो एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 50 लाख रुपीस का टर्म प्लान लिया और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर 10 लाख का लिया, तो अगर एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो तो आपके नॉमिनीज को फुल 60 लाख मिलेंगे, और अगर आप दूसरे कॉजेज से आपकी मृत्यु हो तो 50 लाख मिलेगा जी। तो आप दोनों कंबाइन भी कर सकते हो, लेकिन ओनली इन एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी विल यू गेट इनकम फॉर डिसेबलमेंट, वो टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा जी। चलिए, राय आपके लिए जी, राय आपके लिए यही है कि अगर आपको थोड़े ऑप्शंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस में एक ICICI का आई प्रोटेक्ट अच्छा है, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस में बजाज एलियंस और ICICI लोम्बार्ड, इनके पॉलिसीज अच्छे हैं। चलिए, तो सुनीता जी, राय आपके लिए है कि आप दोनों ले सकते हैं, और यदि कंबाइन करके लेना चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस ले लें, लेकिन इसमें एक्सीडेंशियल बेनिफिट का राइडर जरूर ले लें। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, पर ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि SMS या फिर ईमेल के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। SHG हमारा कोड लिखें, इसके आगे अपना सवाल लिखें और इसे भेजें 57575 पर, या फिर आप अपना सवाल, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर लिखें और इसे भेजें shg@zenetwork.com पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर विमेन और हमारे साथ इस वक्त नेहा हमारी अगली कॉलर फोन लाइन पर बनी हुई है भोपाल से। इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में। पूछे अपना सवाल। नेहा जी, आप अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार। मैंने इन्वेस्ट किया है अगस्त से बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 एसआईपी में 1000 और एचडीएफसी टैक्स सेवर डिविडेंड एसआईपी में 1000 और एलआईसी मार्केट प्लस 1 में 8000 ईयरली एंड एलआईसी न्यू बीमा गोल्ड में 4000 ईयरली। तो क्या यह सही पोर्टफोलियो है या म्यूचुअल फंड जो है उसको चेंज कर सकते हैं किसी में? नेहा जी, आप वर्किंग हैं? हाँ, आई एम वर्किंग वूमेन। जी, और कितनी मंथली सैलरी होगी? क्योंकि आपने टैक्स सेविंग फंड्स चुने अपने पोर्टफोलियो में, तो जाना बेहद जरूरी है। एक्चुअली मेरी अभी 16,000 है पर मंथ, बट इससे पहले अच्छी थी। अभी किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैंने चेंज किया है। जी, चलिए नेहा जी, आपके पोर्टफोलियो पे राय जान लेते हैं जयंत जी से। जयंत जी, क्या सलाह देंगे इन्हें? क्या पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है? जैसे कि मंथली सैलरी जो बता रहे हैं नेहा जी, वो इन्होंने काफी सारे टैक्स सेविंग फंड्स चुने हैं, तो क्या ये कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को? एक्चुअली उनका फंड्स का चॉइस अच्छा है, ये दोनों जो ईएलएसएस फंड्स है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर आगे जब तक उनका इनकम न बढ़े वो और ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है उनको। प्लस जब भी ये ईएलएसएस फंड्स का लॉक इन खत्म हो तभी वो पैसा विड्रॉ करके कोई नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी या एचडीएफसी इक्विटी। अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज मैं कभी रेकमेंड नहीं करता इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर उनको ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है तो वो इमीडिएटली इसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करें। जी। अगर ये नहीं हो सकता है तो वो जब तक 3 साल खत्म ना हो वो प्रीमियम देते रहे और उसके बाद वो ये फुल्ली पेड अप कर सकती हैं, लेकिन विड्रॉ मत करना क्योंकि आपको श्योरली लॉस हो जाएगा। चलिए, आपके लिए राय यही है कि एलआईसी मार्केट प्लस और एलआईसी न्यू बीमा गोल्ड में आप निवेश जारी रखें, बाकी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव जरूर कर लें। हमारे साथ मेकी हैं, मेकी जम्मू से। उन्होंने अपना सवाल भेजा है। मेकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछे अपना सवाल। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सर। जी, पूछे। सर, मैकी सिंह जम्मू से बोल रही हूँ। मेरी सर्विस है 28 ईयर्स। तो सर, मैं 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ विद 40 ईयर्स ईयरली, 40,000 ईयरली। तो सर, जो मेरे एलआईसी एजेंट हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप एलआईसी का एंडोमेंट प्लान लें, इसमें आपको अच्छा रिबेट भी मिल जाएगा और इंश्योरेंस भी मिल जाएगी अच्छी। चले जैन जी, इनका टारगेट भी फिक्स है और टाइम होराइजन भी। इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बताया 40,000 रुपए बताया और 30 साल के लिए होराइजन है। नहीं मेकी जी, मुझे लग रहा है कि 30 साल का होराइजन के लिए एंडोमेंट प्लान्स आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम 8 to 9% रिटर्न मिलेगा और वो भी कॉस्ट निकालने के पहले। कॉस्ट निकालने के बाद आपको सिर्फ 5.5-6% का रिटर्न मिलेगा, जो बहुत कम है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन ले तो आपको एक बड़ा इंश्योरेंस कवर भी मिल सकता है, प्लस आपको बहुत लो कॉस्ट में एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपके शुरू हो सकते हैं। और जो टर्म प्लान जो अच्छे हैं, एक है रेलिगेयर आई टर्म और आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट। अगर आप इंटरनेट से परिचित हो और अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो, अगर नहीं तो भी रेलिगेयर और आईसीआईसीआई के बाकी टर्म प्लान्स हैं जो आप एजेंट के थ्रू कर सकते हो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो कोई 2 या 3 अच्छे फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। और मेरी राय ये है कि आप बेंचमार्क CNX 500, फिडेलिटी इक्विटी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, बिरला फ्रंटलाइन या एचडीएफसी इक्विटी फंड, ये 5 फंड्स में से किसी 2 या 3 फंड्स में आप निवेश कर सकते हो थ्रू मंथली SIPs। चलिए, उम्मीद है मेकी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ जयंत पाई जी, शुक्रिया आज शो में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, व्यूवर्स को ये टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आज के हमारे शो की अचीवर से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब मिलवाएंगे आपको आज के शो की अचीवर से। 6 साल की छोटी सी उम्र से गाने की शुरुआत करने वाली अलका याग्निक एक बहुत लंबा सफर तय करके आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। अलका याग्निक अब तक करीब 700 फिल्मों में गाने गा चुकी हैं। आइए नजर डालते हैं उनकी अब तक की कामयाबी के इस सुनहरे सफर पर। लगभग 2 दशक पहले मुंबई आई गायिका अलका याग्निक ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो फिल्म उद्योग का अभिन्न अंग बन जाएंगी। अलका याग्निक को इंडस्ट्री से जुड़े करीब 25 साल हो चुके हैं और इन सालों में इन्होंने करीब 700 फिल्मों में गाने गाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनके गायन की शुरुआत कब और कैसे हुई। 1966 में सुरों की नगरी कोलकाता में जन्मी अलका याग्निक ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और पहली बार 6 साल की उम्र में कोलकाता रेडियो के लिए गाना गाया। 11 साल की उम्र में इन्होंने कलकत्ता संगीत प्रतियोगिता जीत ली और यही वो समय था जब इनकी मां को एहसास हुआ कि ये इस क्षेत्र में नाम रोशन करने की प्रतिभा रखती हैं। बस फिर क्या था, अलका याग्निक की मां इन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सपनों की नगरी मुंबई ले आई। 1979 यानी 13 साल की अलका ने पहली बार राष्ट्रीय की फिल्म पायल के झनकार में कुछ लाइनें गाईं। लेकिन पहला पूर्ण विकसित गाना इन्होंने बासु चैटर्जी की फिल्म हमारी बहू अलका के लिए गाया। फिल्म हमारी बहू अलका के रिलीज में देरी के चलते फिल्म लावारिस का गाना मेरे अंगने में इनका पहला रिलीज रहा। फिल्म और गाना दोनों बम्पर हिट साबित हुए। सफलता और लोकप्रियता एक साथ अलका याग्निक के पास आई और तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलका याग्निक ने किशोर कुमार, उषा खन्ना, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीत के दिग्गजों के साथ काम किया है। 1988 में फिल्म तेजाब के 1, 2, 3 गाने ने तो मानो अलका को रातों रात स्टार बना दिया। इस गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। सो गया ये जहां, कयामत से कयामत तक के गाने, गजब का है दिन जैसे हिट गीतों के साथ अलका सफलता की सीढ़ी पर लगातार चढ़ती रही और आज अलका याग्निक एक हाउस होल्ड नेम बन गई हैं। आशा भोसले के साथ अलका याग्निक वो अकेली गायिका हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। अलका याग्निक को 7 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हिंदी के अलावा अलका ने गुजराती, ओडिसी, असमीज, मणिपुरी, नेपाली, राजस्थानी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी गाने गाए हैं। और इस वक्त अलका जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आप ऐसी बिजनेस में। आप करीब 34 साल पहले कोलकाता से मुंबई आए हैं और आज आप एक मशहूर हस्ती बन गए हैं। कैसे देखती हैं आपने अब तक के इस कामयाब सफर को? जर्नी मेरी अभी भी चल रही है। जर्नी तो जब तक आदमी कलाकार जब तक सांस लेता है, जब तक गाता रहता है, उसकी जर्नी खत्म नहीं होती। हाँ, पर मैंने अपनी जर्नी के, मैं कहती हूँ, बहुत खूबसूरत साल मैंने तय कर लिए हैं और जिसे एक पीक पीरियड कहते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स का पीक एंजॉय किया है, पीक पीरियड। और मुझे नहीं लगता है कि मैं जैसा कि मैंने कहा, ऑफ कोर्स मेरा काम है, मेरा टैलेंट है, मेरी मेहनत है, लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है ऑडियंस की ब्लेसिंग्स और ऑडियंस का एक्सेप्ट करना, मुझे पसंद करना, मेरी आवाज को पसंद करना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे करियर में। लेकिन मैं समझूंगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि इतना लंबा सक्सेसफुल पीरियड लता जी, आशा जी के बाद किसी ने एंजॉय नहीं किया जो मैंने किया। और मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत मानती हूँ, बहुत उनको थैंक्स कहती हूँ कि उन्हें इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे सर पे रखा हमेशा। बिल्कुल, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना आसान बात नहीं है। क्या आपको भी अपने करियर के शुरुआती दौर में किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जहाँ तक चुनौती का सवाल है, देखिए, मैं मानती हूँ कि कितने भी रास्ते, कितने भी मुश्किल हो ढूंढने में, लेकिन जो सही में टैलेंटेड कलाकार होता है, जो जिसमें सही में दम होता है, दम जिसमें बात होती है, वो अपना रास्ता बना ही लेता है किसी तरह भी। तो चुनौती थी लेकिन रास्ता बना मेरे लिए। मैंने बनाया रास्ता बहुत लोगों के सहयोग से, जैसे मेरे पेरेंट्स और जैसे कि मैंने कहा हमारे वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर्स, सबके सहयोग से मैंने रास्ता बनाया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अलका जी, लगभग 700 फिल्म आप अब तक कर चुकी हैं, लेकिन वो कौन सा गाना या कौन सी फिल्म थी जो आपके करियर में टर्निंग पॉइंट बनी?
88, 89 ऑनवर्ड्स, जब कयामत से कयामत तक के गाने रिलीज हुए, मार्केट में आए, और 1, 2, 3 उसके ठीक बाद 1, 2, 3 आया, ये गाने जब मार्केट में आए, उसके बाद से मेरा करियर, मैं समझूंगी एक बहुत बड़ी सीढ़ी मैं चढ़ गई, इसे मैं कह सकती हूँ। और फिर उसके बाद जो मेरे गाने आते रहे, एक तरह से एक एक सीढ़ी मुझे चढ़ाते गए, क्योंकि उसके बाद साजन आया, फिर हमें राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, हर एक एल्बम जो या एक फिल्म जो रिलीज होती गई जिसमें मेरी आवाज थी, हर फिल्म मुझे आगे लेती गई। जी अलका जी, जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों के लिए किसी भी आपके पसंदीदा गाने की 2 लाइनें सुना दे तो। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मनी मैटर्स वुमेन में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात।